गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। हर साल 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अभी तक जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं झारखंड में बीएड के लिए, सभी एग्ज़ाम्स में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। टॉपिक डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, संप्रेषण के प्रकार। तो सिलेबस में क्या मेंशन है, सिलेबस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से सवाल पूछा गया है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन इस क्लास में पूरा डिटेल में कम्युनिकेशन को ही समझने वाले, जितने भी टाइप हैं संप्रेषण के, संचार इन जनरल हम लोग बोलते हैं संप्रेषण को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में अगर बात करते हैं तो संप्रेषण शब्द का प्रयोग करते हैं संचार के जगह पे, बाकी ये कम्युनिकेशन ही है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं और जो सिलेबस में मेंशन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तो ये दोनों को आप लोग को ज़रूर देख लेना है। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन देखा होगा तो इनसे आपने सवाल ज़रूर देखे होंगे। तो ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। मुझे लगा कि लाइव आएंगे, बारिश वगैरह अगर होता है, नेटवर्क इशू होता है तो लाइव जो है सही से नहीं हो पाएगा नेटवर्क इशू के कारण, इसलिए रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ तो दिक्कत ना हो। बाकी PDF आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से PDF एक बार आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। चलिए, तो संप्रेषण क्या है साथियों, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? अपने आप को अभिव्यक्त करना। अब इसमें आप दूसरों के साथ भी अपने बातों को, अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हो, या फिर रख सकते हो, या फिर सूचना बोले, इन्फॉर्मेशन। आपके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है दूसरों के साथ में आप साझा कर रहे हो, अभिव्यक्ति कर रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो खुद को, अपने विचारों को, अपने समझ को, अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ, या फिर इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये कम्युनिकेशन है इन जनरल। लेकिन हम खुद के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं, खुद के साथ भी संप्रेषण करते हैं, अपने आप से भी बात करते हैं। कभी कभी आप अकेले मौन रहते हैं तो आप खुद में भी बात करते हैं। जो चिंतन मनन आप करते हैं, चिंतन मनन अकेले में करते हैं, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये भी कम्युनिकेशन ही है, संप्रेषण ही है, जो कि आप खुद के साथ करते हो। तो यही से सवाल पूछा जाता है। तो आगे चीज़ें आएंगी, पहले यहाँ पर देखें तो कम्युनिकेशन इन एक लाइन में अगर बात करें तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति, इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर बात करें, चूँकि हमें शैक्षिक दृष्टिकोण से पढ़ना है, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो शैक्षिक दृष्टिकोण हमें रखना है। शिक्षा में क्या महत्व है संप्रेषण का, ये ज़्यादा हमें ध्यान में रखना है। तो उपयोगिता के आधार पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, शैक्षिक और लोक संप्रेषण। जो पब्लिक में हम कम्युनिकेशन करते हैं पब्लिकली, वो हमारा लोक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल में, कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक कोई कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर अगर संप्रेषण हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, देन कहेंगे एजुकेशनल कम्युनिकेशन, शैक्षिक संप्रेषण। आगे फिर से इसको बांटा गया है व्यक्तिगत एवं सामूहिक संप्रेषण के रूप में। इनको थोड़ा सा देखेंगे। जो ऊपर हमने शैक्षिक संप्रेषण देखा, शैक्षिक संप्रेषण को थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों महत्वपूर्ण है। यह संप्रेषण शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया संप्रेषण है। तो शैक्षिक संप्रेषण जो है दोस्तों, एजुकेशनल कम्युनिकेशन क्यों प्रयोग किया जाता है, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो टीचर में वो गुण होना चाहिए, संप्रेषण की कला होनी चाहिए, संप्रेषण का क्षमता होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तभी तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। अब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये अभिव्यक्त करेंगे, इन्फॉर्मेशन को साझा करेंगे स्टूडेंट के साथ में। स्टूडेंट्स के भी पास होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, तभी और ये अगर दे रहे हैं तो ये ले सकें। तो शैक्षिक जो उद्देश्य हैं इनको प्राप्त करने के लिए संप्रेषण ज़रूरी है। संदेश देने वाला व्यक्ति शिक्षक तथा संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन होता है, छात्र होता है।
संदेश मतलब इन्फॉर्मेशन, सूचना की विषय वस्तु पाठ्यक्रम से या पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित होते हैं। अब शैक्षिक जो संप्रेषण होता है, वहाँ जो भी हम संप्रेषित करते हैं, जो भी सूचनाएं देते हैं अपने छात्रों को, वो किन से संबंधित रहते हैं? अपने पाठ्यक्रम से, यानी कि आपके करिकुलम से, आपके सिलेबस से, या फिर आपके जो पाठ्य सहगामी क्रिया हैं, एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होते हैं, उनसे संबंधित होता है शैक्षिक संप्रेषण। सही बात है। छात्रों को समझाने के लिए शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के संप्रेषणों का प्रयोग किया जाता है। अब शाब्दिक और अशाब्दिक क्या है? शाब्दिक यानी कि आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और ये आपका लिखित भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और रिटेन भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है शाब्दिक। अशाब्दिक यानी कि आप इशारों में भी बात किया जा सकता है। जैसे आप देखिए रोड्स वगैरह में बहुत सारे साइन और सिंबल बने हुए होते हैं, तो साइन और सिंबल भी कुछ ना कुछ जो है अभिव्यक्त करते हैं, कुछ ना कुछ सूचना देते हैं। इसी तरह से बिना लिखित या मौखिक शब्दों का प्रयोग किए हुए अगर हम अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से संप्रेषित करते हैं या फिर कुछ दिशा निर्देश देते हैं, देन कहेंगे अशाब्दिक। इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो दूसरा जो था आपका लोक संप्रेषण, पब्लिक कम्युनिकेशन। तो पब्लिक के बीच में अगर आप करते हैं आदान प्रदान, तो ये आपका लोक संप्रेषण होगा। और इसके भी बेनिफिट्स हैं, एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं, शैक्षिक बेनिफिट्स हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका टीवी आता है, टीवी भी आएगा, रेडियो भी आएगा, कुछ अगर कार्यक्रम हो रहे हैं तो इनसे भी, शिक्षा से संबंधित चैनल्स होते हैं, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी प्रकृति सामूहिक होती है। लोक संप्रेषण में भाषा सरल, स्पष्ट एवं लोकप्रिय होती है, जिससे भ्रांति ना हो सके। इस प्रकार के संप्रेषण में अधिकतर संदेश देने वाले व्यक्ति के आमने सामने बात नहीं हो सकती। ठीक बात है, आमने सामने बात नहीं हो सकता है। लोक संप्रेषण में सूचना, विचार, अवकाश के सदुपयोग हेतु मनोरंजक गतिविधियों का संप्रेषण संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक किया जा सकता है। लोक संप्रेषण में क्या आता है? रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, वीडियो फिल्म तथा विज्ञापनों या बोर्डों का प्रयोग किया जाता है, जो संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। डेफिनेशंस हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, डेफिनेशंस को स्किप करते हैं। देखिए, जैसे डाइट एक संस्था है, ये महत्वपूर्ण है, शिक्षा से जुड़ा हुआ संस्था है। दूसरा है SCERT, इससे भी एक बार सवाल पूछा गया है। तथा विभिन्न शैक्षिक राज्य संस्थान जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करके जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जन शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा, जीवन जीने की शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि शिक्षण तथा शिक्षार्थी के लिए आज कार्यरत हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं SCERT और UGC आप लोग जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं, उनको मान्यता देता है, रूल रेगुलेशन बनाता है। उसके बाद में इग्नू है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, आदि टीवी के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम छात्रों के लिए तैयार करते हैं और प्रसारित करते हैं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से शैक्षिक वर्ग के लिए ही बनाए जाते हैं। तो देखिए, पहला तो हो गया था आपका शैक्षिक देखा आपने, व्यक्तिक देखा, उसके बाद ये पब्लिकली, ये सबके लिए है, टीवी चैनल्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा और प्रचार प्रसार के माध्यम से, बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें। अब आगे देखें व्यक्तिगत एवं सामूहिक संप्रेषण। अब देखिए, क्लासरूम में जो भी क्रिया होगा, जो भी एक्टिविटी होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा? संप्रेषण के अंतर्गत। कुछ भी करना हो क्लास में तो हमें संप्रेषण ही करना होगा, संप्रेषण के माध्यम से ही करेंगे। तथा शिक्षण का पूर्ण करती है। कक्षा संप्रेषण के प्रकारों के लिए शिक्षा में व्यक्तिक शिक्षा एवं सामूहिक शिक्षण के अर्थ, गुण, दोष एवं प्रयोग आदि पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे क्लासरूम के अंतर्गत व्यक्तिक संप्रेषण, इसके गुण दोष, साथ ही साथ सामूहिक जो शिक्षण है उसके गुण दोष। उसके बाद लास्ट में हम लोग आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, जहाँ जो सिलेबस में हमें पढ़ना है। बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनको भी आप जान ले तो बेहतर होगा। पहला देखिए इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है। इसका अर्थ देख ले, जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देते हैं।
तो इसे व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल, यानी कि पर्सनली अगर दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं तो ये व्यक्तिक संप्रेषण होगा। एजी मेलविन ने व्यक्तिक संप्रेषण की परिभाषा इस प्रकार दी है: विचारों का आदान प्रदान तथा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। अब इसके उद्देश्य क्या है व्यक्तिगत संप्रेषण के? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। अब पब्लिकली अगर उनको एक साथ ग्रुप में उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर स्लो लर्नर हैं तो वो आपके विचारों को या फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस समय आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको पर्सनली भी उनकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, आवश्यकता या मानसिक योग्यता जो रखा गया है उसके अनुसार आप उनके साथ संप्रेषित कर सके, कम्युनिकेट कर सके, जिसके लिए ये बेनिफिशियल है। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास करना व्यक्तिक संप्रेषण का ही उद्देश्य है। देखिए साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, बिल्कुल। व्यक्तिक संप्रेषण बालकों को क्रियाशीलता का अवसर देता है। अभी यहाँ पर इसके गुण देख ले आप, मेरिट्स। इस विधि के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होता है। देखिए, क्योंकि बालकों की रुचियों का ध्यान रखा जा रहा है, उनकी बौद्धिक मानसिक क्षमताओं का ध्यान रखा जा रहा है, तो केंद्र में कौन हुआ? बालक हुआ। अतः यह विधि मनोवैज्ञानिक। अब जितने भी मेथड्स आएंगे जिसमें केंद्र बिंदु अगर बालक रहेगा तो उन विधियों को कहते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल मेथड। इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है। इस विधि में बालक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, बालक को प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। व्यक्तिगत संप्रेषण में शिक्षक बालक पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में समर्थ रहता है। यह विधि रोचक है। इस विधि के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार दी जा सकती है। सीखना व्यक्तिगत कार्य है। इस विधि इस सिद्धांत का समर्थन करती है। इस विधि में शिक्षक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। यह विधि बालक की प्रकृति के शिक्षा देने की व्यवस्था करती है। इस विधि की एक विशेषता यह है कि यह विधि प्रखर बुद्धि तथा मंद बुद्धि दोनों के लिए बेहतर, दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि सबको इंडिविजुअली देखा जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से देखा जा रहा है, तो दोनों के लिए उपयोगी है। अब इसके कुछ दोष भी हो सकते हैं। यह विधि व्ययपूर्ण है, प्रत्येक समाज इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। देखिए, अब इसके लिए इसमें धन का अधिक खर्च होगा, साथ ही साथ जो इसमें टीचर्स की आवश्यकता होगी वो अधिक होगा, समय लगेगा, सबको इंडिविजुअली देखना है तो टाइम तो लगेगा ही, और क्या साथ ही साथ श्रम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत, तो ये चीज़ें होंगी। इस विधि के द्वारा बालक में सामाजिकता के गुण उत्पन्न नहीं किए जा सकते, बिल्कुल, क्योंकि उसको अकेले पढ़ाया जा रहा है, उसको अकेले बताया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि सोशल जो क्वालिटीज़ हैं, सामाजिकता के जो गुण हैं वो विकसित नहीं होंगे। लेकिन उनमें जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए भी आवश्यक है। बालक समाज से अलग रहता है। इस विधि से शिक्षक अपने और बालक के समय को नष्ट करता है। इस प्रकार समय तथा शक्ति का अपव्यय हो सकता है। कुछ विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं, जैसे संगीत, गायन आदि विषय सामूहिक रूप से पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं जो कि अधिक रोचक हैं। अब देखिए, कुछ सब्जेक्ट जो हैं ग्रुप में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, रुचि लेते हैं, जैसे संगीत हो गया, गायन हो गया। अब इन सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ाया जाए सबको इंडिविजुअली, तो ये रोचक नहीं होगा। यह विधि अव्यावहारिक है। इस विधि में प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा का सदैव अभाव रहता है। इस प्रकार बालकों में प्रेरणा का अभाव रहता है। यह विधि प्रत्येक बालक के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। चलिए, तो ये आपके डिमेरिट्स थे। अब आपका है कलेक्टिव कम्युनिकेशन, सामूहिक संप्रेषण। अब समूह में हमें संप्रेषण करना है, अपने इन्फॉर्मेशन को साझा करना है अपने स्टूडेंट के साथ। चलिए, मीनिंग देख लें। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण यानी कि क्लास टीचिंग। अब क्लास टीचिंग में सबको तो एक ही साथ आप पढ़ाते हो, अलग अलग तो नहीं पढ़ाते सबको, तो क्लास टीचिंग से ही इसको रिलेट किया जाता है सामूहिक संप्रेषण को। विद्यालय में एक सी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उप समूह बना लिए जाते हैं। साधारणतया
इनको कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं सामूहिक इकाइयां होती हैं। शिक्षक इन कक्षाओं में जाते हैं और सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से। इस प्रकार सामूहिक शिक्षण में शिक्षक सामूहिक शिक्षण द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं। इस विधि में एक कक्षा के सभी छात्रों के लिए सामूहिक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसके भी कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे। यह विधि सरल तथा सस्ती है, इसी कारण यह विधि व्यवहारिक भी है। इस विधि से शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस विधि से शिक्षा देने से बालकों में प्रतियोगिता की भावना का उदय होता है। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला, कविता के पाठ्यों के लिए उपयोगी है, जो एक साथ पढ़ाने के लिए बेहतर है। इस विधि से शिक्षण देने से बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है, बालक अनुकरण करते हैं। रायबर्न कहते हैं यह विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है। लेकिन दोनों ही विधियों के अपने अपने महत्व हैं, इम्पोर्टेंस है, दोनों ज़रूरी हैं। अब इसके भी कुछ दोष हैं। इस विधि को मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, सबसे बड़ा फेलियर यही है। इसमें बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। यह विधि कक्षा केंद्रित होता है, ना कि बाल केंद्रित। और हमें हमेशा किसका ध्यान रखना चाहिए? बाल केंद्रित का। बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, आवश्यकता के अनुसार, तभी होगा वो मनोवैज्ञानिक विधि। यह विधि समय सारणी के अनुसार शिक्षक और छात्रों को संकुचित क्षेत्र में बांध देती है, लिमिटेड कर देता है। शिक्षक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय वस्तु में ही जूझता रहता है, फलस्वरूप बालक का विकास रुक जाता है। इस विधि में शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता। एक शिक्षक अनेक कक्षाओं को पढ़ाता है, इस प्रकार बालकों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं बन पाता। इस विधि से शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर नहीं कर पाता, अतः बालक का विकास रुक जाता है। अभी इनको अन्य प्रकार के संप्रेषण में यहाँ पर रखा गया है, ग्रुप में रखा गया है। तो अन्य प्रकार के संप्रेषण जो है, यही में से आपका ये है आपका अंतःवैयक्तिक संप्रेषण और दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, यानी कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा है सवाल अभी तक, वन लाइनर ही पूछा है कि क्या है, क्या समझते हैं। तो हमने सोचा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जितने भी टाइप्स हैं सभी देखा जाए। अगर इन दोनों को छोड़ के अगर कहीं सवाल पूछ देता है तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इनको आप ज़रूर देख लेंगे। चलिए, अन्य प्रकार क्या हो सकते हैं? अनौपचारिक संप्रेषण। जब एक समूह में किसी को किसी से भी बात करने की आज़ादी हो तो उसे रोप वाइन संप्रेषण कहते हैं। रोप वाइन संप्रेषण में कोई अनौपचारिक वैज्ञानिक तरीके से बात नहीं की जाती है। इसमें सभी आज़ाद होते हैं, किसी से भी बात किया जा सकता है। इनफॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है। जब शिक्षा के प्रकार पढ़े थे अनौपचारिक शिक्षा, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, जब स्कूल में छुट्टी होता है तो सभी बच्चे आज़ाद होते हैं, अतः सब आपस में किसी से भी बात कर सकते हैं। ये आपका अनौपचारिक संप्रेषण हुआ। औपचारिक में क्या होगा? फिर समय सीमा होगी। जब बात करने का तरीका एक विधिवत और वैज्ञानिक हो, उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण में काम करने का तरीका बहुत ही सुलझा हुआ होता है और सभी अपने अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे किसी ऑफिस में जब कोई जूनियर अपने सीनियर से बात करता है, तो ये क्या हो गया? आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अभी देखिए आपका जो है एकल, एक तरफा या वन वे कम्युनिकेशन, वन संप्रेषण। जब संदेश एक तरफ से ही होता है और एकल या वन वे संप्रेषण कहलाता है। जैसे कि इसमें भेजने वाला संदेश भेज देता है और प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर लेता है। एग्जाम्पल देख ले, कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को बोला कि वह खड़े हो जाइए, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ? वन वे संप्रेषण हुआ, क्योंकि छात्रों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ये दो तरफा या बोले द्वे संप्रेषण, जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से यहाँ पर बातचीत होता है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें तर्क वितर्क होता है, अर्थात प्राप्तकर्ता और भेजने वाला दोनों ही सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो रिसीवर है और जो ट्रांसमीटर है, जो स्पीकर लिसनर, दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत होता है, दोनों सम्मिलित होते हैं टू वे कम्युनिकेशन में। अब ये देख लीजिएगा ध्यान से, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अंतःवैयक्तिक संप्रेषण यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा इंग्लिश हिंदी ध्यान देंगे, अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रा। जब व्यक्ति अपने इच्छाओं के बारे में सोचता है, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है तो अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। अंतःवैयक्तिक नाम से पता चलेगा। इंट्रापर्सनल जब व्यक्ति अपने आप से खुद से बात करता है, सेल्फ बात करता है, अपने अंतरात्मा या फिर अंतःमन से बात करता है। तो जैसे एकांत में आप बैठे होंगे तो आप मन ही मन सोच रहे होते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, मैं उस चीज़ को करूँगा, मैं उसे कर सकता हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, ये करने से ठीक रहेगा। आप खुद से बात करते हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, परीक्षा कक्ष में जाने से पहले विद्यार्थी खुद से बात करता है, तो ये आपका अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ से सवाल, दोनों से सवाल पूछे गए हैं और हर बार पूछे गए हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, अर्थात हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण, मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता हमेशा दूसरों के बारे में बताते हैं, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण हो। अब देखिए यहाँ पर दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वही करेगा, या जो परामर्श देता है वो लोग करते हैं ये काम। तो दोनों में डिफरेंस आप देख लेंगे, क्वेश्चन भी आपको भेज दिया गया है, और ये दोनों तो ऊपर ही हमने डिस्कस कर दिया था, वर्बल और नॉन वर्बल। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, और यह देखिए मौखिक रूप से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है या फिर लिखित भी किया जा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा शाब्दिक संप्रेषण का ही प्रयोग करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का ही। अशाब्दिक, जिनको बोलने में समस्या है, बोलने में असमर्थ हैं, जो गूंगे हैं, उनके लिए भी ये होता है अशाब्दिक संप्रेषण। या फिर आप ये साइन सिंबल जो बनाए जाते हैं बहुत सारे, आप रोड में गुजरेंगे तो हर रोड में, चौक चौराहे में, हॉस्पिटल के लिए, पार्किंग के लिए, सबके लिए अलग अलग हैं, तो वो जो है अशाब्दिक कहलाते हैं। अगर बातचीत भी हो रहा है, अगर इशारों में बात हो रहा है या कूट भाषा का प्रयोग हो रहा है तो अशाब्दिक संप्रेषण कहेंगे, नॉन वर्बल संप्रेषण कहेंगे। फॉर एग्जांपल, बहरे बच्चों से हम हाथों से इशारा करके बातचीत करते हैं, राइट, तो ये अशाब्दिक हुआ। आगे मौखिक संप्रेषण है। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यह संप्रेषण प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है, व्यक्तिगत वार्तालाप के द्वारा भी किया जा सकता है, और अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत वार्तालाप के द्वारा भी। दूसरी पद्धति में संदेश प्रेषक टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे उपकरणों का प्रयोग करता है। लिखित में तो नाम से ही पता चल रहा है, लिख के संप्रेषण करेंगे। लिखित संप्रेषण से आशय ऐसे है जो कि लिखित में हो। ज़्यादातर दशाओं में यह औपचारिक ज़्यादा माना जाता है लिखित वाला को, कि लिख के दो तब मानेंगे। संगठन के कुशल संचालन के लिए यह ज़रूरी है, जिसमें रिपोर्ट, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, योजनाएं, समझौते, स्मरण पत्र आदि लिख कर तैयार किए जाएं, जिससे इनका रिकॉर्ड रखा जा सके तथा संबंध व्यक्ति उन पर अपने अपने दायित्व के अनुसार उचित कार्यवाही कर सके। चलिए, तो पूरा हमने कम्युनिकेशन देख लिया। सिंपल है, सरल है संचार। हम शुरू से पढ़ रहे हैं, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को या फिर अपने सूचनाओं को अभिव्यक्त करना ही संचार है। अब इसमें एक लोग भी हो सकता है, दो लोग भी हो सकते हैं, या फिर जीरो हो सकते हैं जब आप खुद से बातचीत कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के बीच में वन वे, टू वे भी देखा, पब्लिक कम्युनिकेशन भी देखा, इंडिविजुअल भी देखा, सारी चीज़ें हमने देख ली। एक बार आप खुद से इसको देख लेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो बारिश हो रही थी आज, तो लगा कि बारिश 7 बजे भी हो सकती है, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे को लगा कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, लाइट्स का
या फिर नेटवर्क इशू होता है बारिश के कारण, तो फिर लाइव क्लास लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए इसको पहले रिकॉर्ड करके प्रीमियर में सेट कर दिए थे। आई होप अभी तक आपने पूरा इसको देखा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा पूरा आपने देखा है कि नहीं, पता चलना चाहिए। बाकी मिलते हैं कल के लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जोहार, नमस्कार।